हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो है हम पिलर 1C2 जो हमने चालू किया है उसको आगे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? हालाँकि आज मैं प्रॉपर क्लास शायद ना ले पाऊँ क्योंकि तबीयत सही है नहीं। वैसे तो आज मैं क्लास नहीं लेने वाला था, लेकिन आप सब ने जो कमेंट्स किए क्लास लेने के लिए, उसके बाद मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। सोचा कि थोड़ी देर का ही सही लेकिन एक क्लास लिया जाए ताकि अपना कोर्स जो है टाइम से ख़त्म हो पाए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने जो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था ना, तो आज के लेक्चर में हम जो है स्टॉक एक्सचेंज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि स्टॉक एक्सचेंज वगैरह क्या होता है? देखो, दुनिया की ना सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो नीदरलैंड में थी वो है। यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन इसके बारे में पूछ दे, और आप सभी को जान के खुशी होगी कि एशिया का लार्जेस्ट जो है वो अपना ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में, मतलब कि ब्रिटिश जब इंडिया थी तब बनाया गया था इसको, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ में इम्पोर्टेंट ये है कि बीएससी, एनएससी ये सब जो है आपस में कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? इसके थ्रू जो है इसरो का जो सैटेलाइट है वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट, इसका यूज़ किया जाता है। तो सोचो आप, इसरो की भी योगदान है अपने फाइनेंशियल मार्केट में। और जब कभी ऐसा होता है कि सैटेलाइट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अपने जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट जिसको कह सकते हो आप, कि उसको थोड़ी देर के लिए रोका भी जाता है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में पूछा गया है, इसी साल मतलब लास्ट ईयर ही। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन इंडिया एनबीएफसीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ आरबीआई। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है: इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर अ सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स। ये अपने पिछले लेक्चर्स में हमने ये सब कवर किए थे, एनबीएफसीज वगैरह, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप आंसर करने की कोशिश कीजिए इसको, मैं आपको आंसर बताता हूँ करेक्ट क्या होगा। इंडिया में एनबीएफसीज जो थी उनको क्या एलएफ की फैसिलिटीज़ थी? आरबीआई द्वारा नहीं थी। ये सिर्फ एलएफ की फैसिलिटी का मतलब क्या है? एलएफ की फैसिलिटी का मतलब है जो रेपो, रिवर्स रेपो, जिससे कि बैंक लोन ले सके, अपने पैसे को जमा करवा सके आरबीआई में। ये सब फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, इन सबको थी ना, एनबीएफसीज को नहीं थी। उसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट अपना कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, ठीक है? अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो हमने देखा था अपने वाले लेक्चर में, जो एक एफडीआई होता है और एक एफपीआईस होते हैं। मतलब आप समझो ये कि बाहर के जो लोग हैं वो अपने देश के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट है क्या? स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेब्ट्स। हाँ, बिल्कुल, अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैन ऑफर बिल्कुल कर सकते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म डेब्ट्स के लिए। तो अपना जो स्टेटमेंट सही हो गया 2 और 3, यानी कि डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना। अब एक टर्म है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसको समझ लीजिए। देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक तरह का ऐसा मार्केट जिसमें कि बाई सेल आप कर सकते हो इस तरीके के बॉन्ड्स जो कि रिलेटेड हो हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, मतलब सोशली कुछ ऐसा वर्क हो, उसको हम कहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? 2000 बजट 2019 में ऐसा सजेस्ट किया गया था कि जो है ऐसा हम लेके आएंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बस इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना अपने को। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किए थे। प्राइमरी मार्केट जहाँ पहली बार जो है कोई भी शेयर इशू वगैरह होता है ना, आईपीओस। सेकेंडरी मार्केट में जो हम रीसेल वगैरह करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस देखो यार, हम कोई भी इंटरनेट से हम तुरंत जो है किसी भी शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अपना जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, आपको पता है कि कोई चार्ज लगा अपने को? कुछ नहीं लगा। मतलब आपको ढूँढना क्या पड़ा, सीधा आपने फ़ोन में देखा कि हाँ, इसका शेयर लेना है, इतना लेना है ना, तो मतलब कोई ऐसा ख़ास रुपया नहीं लिया लगा अपना। दूसरा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। जो भी अपना फाइनेंशियल एसेट जब वो लिक्विडिटी हो जाती है ना, उसमें समझो कि तुरंत ही आप किसी चीज़ को सेल करके पैसा आप ले सकते हो, शेयर वगैरह को। उसके अलावा प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर, इससे पता चल जाता है एक तरह से कि हाँ, इस शेयर की या इस कंपनी की इतनी औकात है। ये सब चीज़ें सेकेंडरी मार्केट की सिग्निफिकेंस है। बाकी सब तो मेंस के टॉपिक के अंदर ही आता है ना, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आगे है डीमैट अकाउंट के बारे में आपने सुना होगा। डीमैट अकाउंट, जब भी आप शेयर का बाई सेल करते हैं ऑनलाइन, तो आप डीमैट यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाते हैं। डीमैटेरियलाइज्ड का सिंपल मतलब यही है कि कोई भी चीज़ जो पेपर और फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, ऑनलाइन है सब कुछ। और ये जो डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट है आप खुलवा सकते हो, और उसके बाद जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है? लेकिन कोई क्लाइंट चाहे कि मेरे को जितने भी डिपॉजिटरीज़ हैं, डिपॉजिटरीज़ कौन-कौन से हैं? 2 हैं अपने पास इंडिया में।
CDSL और NSDL, मतलब इनके पास सब एक तरह से वही खाता है कि किसने किस कंपनी का कितना शेयर बेचा खरीदा, ये सब इस डिपॉजिटरी में ना जमा होता है। अगर तो आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ना इनके मैसेजेस आते रहते हैं, CDSL के, NSDL के आपके फ़ोन पे कि हाँ आपने इतना परचेज़ किया या सेल किया, ठीक है। तो कोई क्लाइंट चाहिए तो फिजिकल फॉर्म में भी मंगवा सकता है कुछ पैसे वैसे दे के, ठीक है। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक, ये एक तरह से BSE ओन्ड करता है। और NSDL जो है वो बाकी के जो बैंक्स हैं वो सब ने मिलके बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं, एक है ASBA टर्म्स, ASBA, इसको समझ लेते हैं। उससे पहले एक देखो, हमने बात की थी पिछले लेक्चर सब में कि कोई भी IPO वगैरह किसी कंपनी को लॉन्च करना है तो उसको सारा जो पेपर वर्क ये सब के लिए कौन होता है, अंडरराइटर को हायर करते हैं वो, किसको, अंडरराइटर को, जिनका ये सब काम होता है पेपर वर्क करके उसकी मदद करना कंपनी को लिस्ट करवाने में मार्केट में, ठीक है। अंडरराइटर बल्कि गारंटी भी देता है, इंश्योरेंस देता है कि अगर तो आपका IPO सारा का सारा सब्सक्राइब नहीं किया गया, लोगों द्वारा नहीं परचेज़ किया गया, तो हम परचेज़ कर लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप सब के लिए क्या है, इन रूल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। इसको कहते हैं इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एक फ्रेमवर्क बनाया गया सेबी के द्वारा, ताकि स्टार्टअप सबको जो IPO लॉन्च करना है तो इतना ज़्यादा झंझट ना हो। अब हमने बात की थी यहाँ पे कि अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ तो अंडरराइटर जो है वो उन अनसोल्ड शेयर्स को खरीद लेगा। लेकिन क्या हो कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड वाली सिचुएशन आ जाए कि बहुत सारे लोग जो है परचेज़ करना चाहते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, लॉटरी के ज़रिए शेयर एलोकेट की जाती है, ठीक है। अब इसमें भी दिक्कत क्या हो सकता है कि मान के चलो कि कोई एक आदमी है, वो अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ाने के लिए हो सकता है 2-2 3-3 डीमैट अकाउंट खोल ले ना, कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाए उसको वो वाला IPO मिलने का। तो इस वजह से इसको कम करने के लिए ये बनाया गया ASBA, जिसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है कि आप जब कोई भी IPO के लिए मान के चलो वो 12,000 रुपये का है टोटल, तो आपका जो अमाउंट है वो लॉक हो जाएगा, है ना। आपके अकाउंट, मतलब पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे, लेकिन वो जो अमाउंट है वो लॉक हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे तब तक जब तक कि वो एलोकेट ना हो जाए, वो जो शेयर्स हैं वो एलोकेट ना हो जाए। अगर तो आपको एलोकेट हो गए शेयर्स तो वो जो पैसा है वो कट जाएगा आपके अकाउंट से। लेकिन अगर तो आपको एलोकेट नहीं हुए हैं तो फिर आप जो है वो अनलॉक हो जाएगा और फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये था एसबा। उसके अलावा 2024 में रिफॉर्म लिया गया UPI एसबा। इसमें क्या होता है कि आप सभी ने शायद ध्यान दिया हो कि जब भी आपको कुछ शेयर वगैरह कुछ भी लेना देना मतलब परचेज़ वगैरह करना होता था, तो क्या होता था कि आप जो है पहले अपने जो भी आपका ब्रोकर है, मान के चलो एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा वगैरह, जो बहुत सारे, मोतीलाल ओसवाल, आप पहले उनके पास अपने पैसे जमा करवाते थे ना उनके ऐप में, फिर वहाँ से आप ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन अब क्या आ गया, UPI एसबा। आप डायरेक्टली UPI के थ्रू, मतलब इन अकाउंट पे जाके आप कोई भी शेयर में जाओगे तो वहाँ पे पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा ना, आप वो UPI के थ्रू अपने अकाउंट से सीधे कर पाओगे। क्यों, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई जो भी अमाउंट आपका इसमें गया होगा, उस पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट में रहता तो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता, क्योंकि 5 लाख मान के चलो आपने इनके अकाउंट में दे दिया, ठीक है? आपने लेकिन परचेज़ आपने सिर्फ 1 लाख का ही शेयर का उस मतलब यूज़ किया, उसका 1 लाख का ही बस। 4 लाख आपने सोचा कि 1 महीने बाद में मतलब मैं परचेज़ करूँगा, तो 4 लाख रुपए पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। बैंक में होता तो इंटरेस्ट रेट मिलता आपको। तो इसलिए UPI एसबा ये आया, ठीक है? आगे है कि ISIN नंबर, जैसे कि IFSC कोड बैंक ब्रांचेस के लिए होते हैं, वैसे ही हर एक कंपनी के शेयर्स के लिए ना एक यूनिक नंबर होता है जिसको कहते हैं ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। 12 डिजिट का नंबर होता है, बस इस टर्म को याद रखना, ISIN नंबर। CAS सिस्टम एक तरह का जो है सिस्टम है जिसमें कि इन्वेस्टर की मंथली ट्रांजेक्शन को एक जगह पे ही दिख जाती है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है अपना, सेंट्रल काउंटर पार्टीज़, ठीक है। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कि मान के चलो आप जो है शेयर खरीदने के लिए आप जो है पैसा देते हो सेलर को, ठीक है, कि मेरे को आप मतलब अपना जो शेयर है वो दो। लेकिन आपने उसको पैसा भेज दिया, लेकिन उसने क्या किया, आपको शेयर नहीं दिया, वो लेके भाग गया आपके पैसे को। तो क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सरकार लेके क्या आई थी, सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ लेके आई। इसका काम क्या होता है कि जब भी आप कोई डील करते हो, शेयर का खरीद बेची करते हो, तो ये जो सेलर होता है वो जो है पहले अपना जो शेयर है वो इसको दे देगा, आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये एक्सचेंज कर देगा ना। तो जिससे क्या होगा कि आप बच जाओगे बीच में, ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो ये आपके हर ट्रांजैक्शन के साथ ऐसा होता है। सोच रहे हो, मतलब जब भी आप कोई शेयर परचेज़ करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी, तो हर
ट्रांजैक्शन में ये इंक्लूडेड होते हैं, वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा होता है। इनका भी कुछ ऑफ कोर्स कमीशन होता होगा, जो कि इतना हमको नहीं पता चलता है, ठीक है। इनका काम क्या है पता चल गया, एक तरह के इंटरमीडिएटरी काम करते हैं बिटवीन बायर एंड सेलर इस फाइनेंशियल मार्केट में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, शेयर, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव कुछ भी परचेज करना हो, ठीक। सीसीपी के जो एग्जांपल्स ये देख लो, ये हो गया आपके इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है कुछ ऐसे बहुत सारे, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टर्स के टाइप समझ लेते हैं हम, ठीक है। इन्वेस्टर्स आप, एक तो होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये एक तरह के समझो कि बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्वालिफाइड म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस पेंशन कंपनीज, ठीक है, ये सब हो गए। एक होता है नॉट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये हो गया आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इनको हम कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे इन्वेस्टर्स जिन पे एक्सपर्टीज़ हो, फाइनेंशियल मसल हो, ताकि वो लार्ज इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो वो हो गए क्वालिफाइड वाले। और इसी का एक पार्ट होता है एंकर इन्वेस्टमेंट, मतलब एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जो है क्या होता है, ऑफ़र करते हैं वो शेयर्स को बिफोर आईपीओ लॉन्च, मतलब इनको ऑफ़र किया जाता है। कोई भी अगर कंपनी वाले जो है वो अगर अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं ना, तो वो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को, जो कि कोई भी होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, इनको अपने शेयर्स कुछ देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि मार्केट में थोड़ा हाइप बनाया जा सके ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है मार्केट में, उससे उसी समय फिर यूट्यूबर्स जो है उनके पास वो फ़ोन आ जाता है और वो उसका रिव्यूज़ देते हैं, ताकि मार्केट में थोड़ा-सा उस फ़ोन के बारे में हाइप बने। वैसे ही एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ा-सा हाइप बनाते हैं। अगर तो ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेते हैं, परचेज़ ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आता है ज़्यादा परचेज़ करने का, तो वो भी ज़्यादा परचेज़ करते हैं। तो क्यूआईबीज़, आपने अगर कोई आईपीओज़ वगैरह आप जब खरीदोगे तो आप न्यूज़ में सुनोगे कि हाँ, इस आईपीओ की इतने क्यूआईबीज़ पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, ये सब। रिटेल इन्वेस्टर समझ ही लिया, हम और आप जैसे लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए। फिर उसके अलावा होता है इन्वेस्टर्स के टाइप में कुछ बात करते हैं, उनके बाइंग बिहेवियर से। देखो, एक होता है जॉबर्स, जिसका फुल काम होता है बाइंग सेलिंग करना सिक्योरिटीज़ के, इन्हीं अपने खुद के पैसों से, ठीक है, वो हो गए जॉबर्स। स्टैग होते हैं ऐसे लोग जो कि अपने सिक्योरिटीज़ को ना क्या करते, मतलब सिक्योरिटी सबको प्राइमरी मार्केट से परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं सेकेंडरी मार्केट में फॉर क्विक प्रॉफिट ना। प्राइमरी मार्केट से खरीद लो जैसे 20 रुपये में, और उसको लग रहा है कि अगर रेट बढ़ने वाला है 40 रुपये में या 50, जितने में भी वो सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे, वो हो गए स्टैग, ठीक है। अच्छा, शेयर के ना हम डिफरेंट टाइप्स में समझ सकते हैं। शेयर इशू किया जा सकता है किसी भी कंपनी के द्वारा, या तो पब्लिक में इशू किया जा सकता है, यानी आईपीओ, एफपीओ लाके। एक तरीका और भी होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर के, मतलब कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स लोगों के लिए जो है वो शेयर इशू किया जाए। 2 तरीके होते हैं, एक राइट इशू, एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब कि राइट इशू ऐसे लोग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई तुम चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होंगे उनको दिया जाता है कि भाई आप परचेज़ कर लो, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये टर्म्स आ सकता है, प्राइवेट प्लेसमेंट है या राइट इशू है या आईपीओ, एफपीओ, ये सब ना, ठीक। बुल और बियर के बारे में आपने पहले सुना हो। बुल मतलब समझो ऐसे लोग जो हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि मार्केट जो है बढ़ने वाला है ना, बढ़ेगा, तो वो परचेज़ करके रखते हैं ताकि और ज़्यादा बढ़े, तो उसको सेल करके प्रॉफिट कमा सकें। बियर ऐसे लोग होते हैं जो, उनको वो होता है कि मार्केट गिरेगा ना, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट उनको गिरेगा तो वो पहले से ही सेल कर लेते हैं, ठीक है, और जब ज़्यादा गिरता है तो फिर उसके बाद परचेज़ कर लेते हैं, तो उसका जो बीच का अमाउंट है ना, वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो बियर वाले और बुल वाले दोनों तरह से मार्केट में कमाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन क्या है ये, इन द पैरेलेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बियर का जो है एन इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ एन पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर इज टू राइज। क्या आंसर होगा इसमें से गाइस? ये तो नहीं होगा, शेयर राइज होगा। उसके अलावा शेयर होल्डर जो कि इंटरेस्ट है उसको इन कंपनी फाइनेंशियल नहीं, एनी लेंडर हु वेदर, मतलब पहला स्टेटमेंट ये सीधी सी बात है कि सही है। ऐसा इन्वेस्टर जो कि उसको लग रहा है कि वो जो सिक्योरिटी है वो गिरने वाली है, ठीक है। अब है डिपोजिशन इफेक्ट को समझते हैं, ठीक है। डिपोजिशन इफेक्ट किसको कहते हैं? देखो, अभी कोई भी इन्वेस्टर हो और उसको लगता है क्या है कि अगर जो है वो प्रॉफिट में है और उसको लगता है कि मैं प्रॉफिट में जल्दी से बेच के चला जाता हूँ ताकि मतलब लॉस ना हो ना, वो हो गया आपके डिपोजिशन इफेक्ट में, ठीक है। और दूसरा कि अगर तो उसको ये लगे कि वो लॉस में है, तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड रखता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि और ज़्यादा लॉस हो जाए, समझ रहे हो आप? मतलब अगर तो कोई इन्वेस्टर प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में होने पे वो तो सोचते हैं कि जल्दी से यार इसको सेल करो और निकलो, प्रॉफिट का जो भी अमाउंट हमने कमाया वो कमाओ। लेकिन तो अगर कोई इन्वेस्टर लॉस में होता है,
तो वो क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं कि उनको लगता है कि वो जो मतलब अपने जो लॉस है वो रिकवर होके और मार्केट बढ़ेगा। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है और लॉस बढ़ता चला जाता है, ठीक है? और लॉस बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है उनको। ये हो गया डिपोज़िशन इफ़ेक्ट, इसको कहते हैं ना, ये जो फ़र्क हमको दिख रहा है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के साथ हुए हैं, जो किंगफिशर आपने नाम सुना होगा, विजय माल्या वाला। तो जब उनके मार्केट में देखो, कभी भी क्या होता है ना, कोई भी जब ये सब मामले सामने आते हैं स्कैम वगैरह के, तो आपको ना शेयर मार्केट में पहले से ना वो भनक टाइप लग जाती है। कहीं न कहीं से न्यूज़ आ जाती होगी इन लोगों को, तो आप देखोगे कि डाउन जाने लग जाता है ना उनके प्राइसेज़। तो जैसे बहुत सारे जब कुछ महीनों तक ऐसे डाउन जाता गया, तो बहुत सारे लोग तो सेल करके निकल गए, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद थी कि नहीं, नहीं ये तो बढ़ेगा, ऐसे ही अफ़वाह सब है। लेकिन क्या हुआ, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा गिर गए ना मार्केट में। इसका एक एग्जांपल लेटेस्ट में पेटीएम का आप देखो, पेटीएम का जो आईपीओ लॉन्च हुआ था 2150 के प्राइस पे, ज़ोमैटो का 76 पे। तो सेकेंडरी मार्केट में जब उसका लिस्टिंग हुआ तो 1950 पे हुआ, मतलब 9% लोगों को लॉस हुआ। वहीं पे ज़ोमैटो वाला 116 पे उसका लिस्टिंग हुआ, तो 52% का प्रॉफिट दिया। कुछ लोग तो तुरंत निकल गए, एग्जिट हो गए बेच के कि हाँ यार जल्दी से प्रॉफिट कमाओ, निकलो। लेकिन करंट प्राइस देखो आप इसमें पेटीएम वाले में, तो ये तो और ज़्यादा गिर गया ना, कि मतलब लॉस हम नहीं अभी निकलेंगे, बल्कि वेट करेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये प्राइस बढ़ जाए। लेकिन देखो अब 620 2024 में। वहीं पे ज़ोमैटो वाला जो लोग निकल गए थे सेल करके कि प्रॉफिट हो गया, अब देखो और ज़्यादा दाम बढ़ गया है ना। तो ये सब शेयर मार्केट में ट्रेंड्स चलता रहता है। आगे है ट्रेडिंग के स्टाइल्स को, हमको कुछ इस तरीके से समझना है। देखो, मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं, जब कोई आदमी जो है, पर्सन जो है, वो शेयर को बाई करता है जितना वो अफोर्ड कर सके, बस उतना ही, ठीक है? मतलब अपना पैसा खर्च करके, वो हो गया मार्जिन ट्रेडिंग। लेकिन जितना पैसा उस पे है, उससे ज़्यादा पैसा लगा के उससे ज़्यादा पैसा लगा के अगर वो शेयर को बाई करता है, वो होता है मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब कोई भी पर्सन जो है वो बाई करता है मोर शेयर, जितना वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ज़्यादा शेयर जितना वो अफोर्ड कर सके, ठीक? तो ये हो गया मार्जिन ट्रेडिंग। यूजुअली जो है ना, ब्रोकर वगैरह उनको पैसा देते हैं, आप मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स जो हो गए वो डेली बाई और सेल करते हैं, ताकि मतलब सिंगल डे में प्रॉफिट या हो सके ना। लॉस भी हो जाता है कई बार, तो इंट्राडे में ज़्यादातर चांस लॉस ही होता है। स्विंग ट्रेडर की बात करें तो वो कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं या बेचते हैं प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जो हो गए, वो अपने पास शेयर खरीद के रखते हैं और होल्ड करते हैं मोर देन 1 ईयर, उनको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ब्लॉक डील हो गए ऐसे, जो मतलब समझो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा के अमाउंट का कोई अगर वैल्यू प्लेस करना है हमको, मतलब शेयर वगैरह परचेज़ करना है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इनकी मदद से किया जाता है यूजुअली, ठीक है? ब्लॉक डील करके। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग ऐसे होते हैं जो कि मान के चलो, जिनको लगता है कि अभी तो ये लोग ज़्यादा, मतलब जिसका मार्केट में गिरता जा रहा है ना, वो उसको परचेज़ कर लेते हैं, ये उम्मीद से कि कुछ समय बाद तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। जैसे कि कोरोना के समय क्या हुआ, फार्मा सेक्टर के जो शेयर्स है उसके प्राइस बढ़ रहे थे, और जो मूवी थिएटर वगैरह के जो प्राइसेस है वो गिर रहे थे। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, इनके शेयर्स खरीद रहे थे, इस उम्मीद से कि आफ्टर कोरोना जो है ये हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स कहते हैं। ट्रेडर के टाइप हम रिटेल और प्रॉपर्टियर में भी समझ सकते। देखो, रिटेल ट्रेडर्स जिनका ऑब्जेक्टिव भाई प्रॉफिट, तो सबका ऑब्जेक्टिव है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ना कमीशन खाना होता है ज़्यादा, मतलब प्रॉफिट, क्योंकि आपका से पैसा लेके वो जो है शेयर वगैरह परचेज कर रहे हैं ना, और म्यूचुअल फंड अपना दिमाग लगे तो उसको कमीशन मिलता है उसमें प्रॉफिट होने पे। तो उसके अलावा प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो होते हैं, उनका भी काम ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन वो खुद के पैसों से करते हैं, वो ना उधारी नहीं। म्यूचुअल फंड वाले तो क्लाइंट के पैसे पे करते हैं, रिटेल वाले तो खुद के पैसे से ही करते हैं, लेकिन सोलो मोड में इनका ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता नहीं है, लेकिन प्रोप्राइटरी वालों का बहुत बड़े अमाउंट होते हैं। जेपी कैपिटल सब हो गया आपके। सेंसेक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी किसको कहते हैं, देखो समझते हैं इसको। अपने देश की 30 कंपनियों के जो भी वेटेज एवरेज होते हैं FFMC के, वो सेंसेक्स में आते हैं। अब आप कहोगे ये FFMC क्या, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका फॉर्मूला सिंपल है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू का प्राइस जो पब्लिक में चल रहा है, ठीक है? वो एक कंपनी के, तो ये हो गया ऐसे 30 कंपनियों के, फिर उसका वेटेज एवरेज निकाला जाता है कि समझो एक तरह से उनके प्राइजेस, आप समझो शेयर के प्राइजेस, बहुत आसानी शब्दों में, कि 30 कंपनियों के टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनके नंबर ऑफ शेयर और उनका जो प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से सेंसेक्स निकाला जाता है। ये BSE यूज़ करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेम चीज़ निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज है, टॉप की 50 कंपनियों का ये वेटेज एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज़ करती है, वो हो गया निफ्टी NSE में, ठीक है? बस
सेंसेक्स और निफ्टी आप देखते हो कि ये ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो वो होता है टॉप की जो 30 कंपनी है उसका निफ्टी, टॉप की 50 कंपनीज़ जो है उनका। वेटेज एवरेज कैसे निकाला जाता है कि एफएफएमसी प्रेज़ेंट का और बेस ईयर का कितना था 200, मतलब ऐसे अपने ऐसे एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा खास का नहीं है, हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले। Which of the following statement is are correct? Nifty is based on 50 firms in India. Nifty is governed and regulated by RBI. Nifty is the stock index of the Bombay Stock Exchange. क्या आंसर सही है इसमें? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। निफ्टी में 50 होते हैं, अभी हमने देखा। हाँ, निफ्टी को गवर्न किया जाता है आरबीआई के द्वारा, नहीं यार, सेबी के द्वारा ये सब गवर्न होते हैं। निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक का नहीं, एनएससी का। अब हमने कहा था ना एनएससी का, देखो ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? फर्स्ट वाला ही, ओनली वन। ठीक है। अच्छा, अब सेंसेक्स ऊपर और नीचे कब जाता है? देखो यार, ये तो प्रेडिक्ट करने वाली बात है। इसमें दो तरीका हो सकता है। एक तो आरबीआई जब कोई भी ना सॉफ्ट या इजी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट या इजी, मतलब जो है मनी सप्लाई को बढ़ाने वाला पॉलिसी, तो उसमें सेंसेक्स यूजुअली ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज के पास पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब आएगा, तो शेयर की प्राइसेस उनकी बढ़ेंगी। ठीक है, तो बुल इन्वेस्टर्स वाले लोग हो गए जो कि जिनको लगता है कि बढ़ेगा वाला। डाउन कब जाता है कि टाइट या मॉनेटरी पॉलिसी ले आते हैं, जब मनी सप्लाई को आरबीआई जो है ना कम करता है। तो वॉर के समय भी, रिसेशन के समय भी, इन और जब गवर्नमेंट एफडीआई लिमिट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को कम कर देती है, तो उससे क्या हो गया कि अपने देश में जो पैसा आ सकता था और ज़्यादा कंपनीज के पास, वो कम आया। तो शेयर मार्केट इन सबसे भी इफेक्ट होते हैं, गिरते बढ़ते रहते हैं। एक होता है फोर्स मेजोर को समझते हैं। फोर्स मेजोर ऐसा समझो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई भी पार्टी, मतलब उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पूरा नहीं कर पाई ना, अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं ना, कोई भी वॉर, टेरर कुछ हो जाए, तो ऐसे केसेस में कोर्ट यूजुअली पनिश नहीं करती है, क्योंकि उसकी गलती नहीं मानी जाएगी ना, कि कुछ ऐसा अनहोनी टाइप हो जाए जो पता ना हमको। ठीक है, तो बस टर्म को याद रखिएगा, फोर्स मेजोर को। कोरोना में अपने शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ा और आईपीओ बबल, देखो पेटीएम का जो आईपीओ बबल आया था कि बहुत सारे लोगों ने परचेज कर लिया, लेकिन देखा तो लिस्टिंग जो इसकी कम प्राइस पे हुई है, तो बबल फूट गया। ये है शेयर मार्केट का अपना। देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है। देखो 2021 सब में देखो, यहाँ पे निफ्टी 50 ये सब बढ़ा, वॉलेटाइल रहा मार्केट अपना। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे इस समय आपको याद होगा कि फेड टेपरिंग जो हमने पढ़ा था कोविड के बाद, यूएसए ने पहले तो देखो मार्केट सब बढ़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूएस की सरकार है, वहाँ पे उन लोगों ने लोन को सस्ते कर दिए थे, तो लोगों ने यहाँ पे अपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था। लेकिन जब बाद में रसिया यूक्रेन की वॉर आई तो भी कम हो गया। उसके अलावा फेड टेपरिंग हुआ, यूएसए ने लोन सब महंगा कर दिया, तो लोग मार्केट से लेके चले जाने लग गए पैसा, तो फिर मार्केट कम होता गया। फिर अब देखो धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल सिचुएशन पे आने लग गया। लेकिन इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो फिर भी बाकी के जो स्टॉक मार्केट है देश के, मतलब दुनिया भर के, उसे बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा किया था उन्होंने। ठीक है, अब लास्ट एक समझ लेते हैं अल्फ़ा बीटा वैल्यू को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में। देखो इसका काम क्या होता है यूजुअली, समझो। इसका काम होता है प्राइस वोलेटिलिटी को देखना मार्केट में, बस एक इंडिकेटर्स के तौर पे आप इसको समझो, यूज़ किया जाता है। अगर बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर है वो मूव कर रहा है फास्टर देन द शेयर मार्केट। ठीक है, मतलब जो भी सेंसेक्स और ये सब है ना, निफ्टी वगैरह, उन सब से तेज़ी से अगर कंपनी का चल रहा है, मतलब शेयर का प्राइस, तो हो गया बीटा ग्रेटर देन 1। बीटा लेस देन 1 यानी कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो नीचे चल रहा है, देखो यहाँ पे, देन द सेंसेक्स वगैरह। बीटा इज इक्वल टू 0 ऐसे शेयर के प्राइसेस हो गए जो मतलब डिपेंड नहीं करते सेंसेक्स पे। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा मोनालिसा की पेंटिंग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेंसेक्स से वगैरह से कि मार्केट क्या, देश की जीडीपी वगैरह, वो तो समझो पेंटिंग है ना, उसकी तो अलग इंटेंजिबल वैल्यू हो गई। एक होता है बीटा लेस देन 0, इसमें उल्टा केस होता है। उल्टा केस यानी कि जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड और इन सब के भाव क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग यहाँ इन सबको बेच के मार्केट में पैसा लगाएंगे, या जब मार्केट नीचे जाएगा तो गोल्ड वगैरह को लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये होता है बीटा लेस देन 0। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ गया कि द टर्म बीटा, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग एसेट हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, टाइप ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। क्या लग रहा है आपको इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो चलिए बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो अभी हमने देखा एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि फ्लक्चुएशन वगैरह को देखते हैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। ठीक है,
ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अल्फ़ा वैल्यू को समझ लेते हैं। अभी हमने बीटा वैल्यू को समझा, अब अल्फ़ा वैल्यू को समझ लेते हैं। अल्फ़ा जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बेटर प्रॉफिट दे रहा है सेंसेक्स के मुकाबले में, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए ना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला। उसके अलावा अल्फ़ा जब 0 होती है यानी कि म्यूचुअल फंड जो है सेम परफॉर्म कर रहा है, तो अल्फ़ा आपको ध्यान रखना है किसके लिए यूज़ किया जाता है, म्यूचुअल फंड वगैरह के लिए। अल्फ़ा जब लेस देन 0 होता है यानी म्यूचुअल फंड कम रिटर्न दे रहा है सेंसेक्स वगैरह से। तो अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें, अल्फ़ा हमने देखा म्यूचुअल फंड के लिए, तो अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी अल्फ़ा वैल्यू देख सकते हो। बीटा वैल्यू यूजुअली आप किसी कंपनी के शेयर वगैरह में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बीटा वैल्यू देख सकते हो। तो फ़ायदा कब होगा आपको कि आपको देखना है कि टॉप 30 कंपनीज़ जो कि सेंसेक्स वगैरह हो गई, उससे ऊपर चल रहा है या नहीं चल रहा आपके कंपनी सबके प्राइसेस, ठीक है, वो आपको देखना है। एनालिसिस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी ऐसे कंपनी को हमको शेयर परचेस करना है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, ये सब देखते हैं, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपने यूट्यूब सब पे देखा होगा, जो शेयर मार्केट में चार्ट वगैरह के कैंडल्स और ये सब जो देखते हैं ना, उससे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हो गया टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। फ़ायदा किसमें है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो फंडामेंटल एनालिसिस को देखिए। अगर आपको ऐसा डेली वाले इंट्राडे वाले ट्रेडर हो तो आप जो है टेक्निकल एनालिसिस को देख सकते हैं। तो ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना रखते हैं, या ये देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो, अ, जो अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो हो सकता है डीमैट अकाउंट के अंदर आपके अंदर शेयर हो, बॉन्ड हो, ये सब हो, लेकिन ये भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आपके रिस्क पे डिपेंड करता है ना, कि कंजर्वेटिव, बैलेंस, ग्रोथ, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कैसा। पोर्टफोलियो क्या हो गया, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने शेयर, बॉन्ड, ये सब चीज़ें रख रखा है, वो हो गया पोर्टफोलियो आपका। पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन, मान के चलो कोई आदमी है, उसने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर के ही मतलब शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो जब मान के चलो ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो वो जब उसके सेल्स गिरेंगे तो उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो स्मार्ट लोग होते हैं वो हाई डाइवर्सिटी रखते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स वगैरह परचेज करके रखते हैं, कि अगर कोई एक डाउन जा रहा है तो बाकी तो ऊपर जाए ना, बाकी डाउन जा रहे हैं तो कोई तो ऊपर जाए, किसी का तो उल्टा इफेक्ट पड़े ना। तो हाई डाइवर्सिटी वाले शेयर्स हरदम आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ताकि आप जो है वो बेनिफिट में रहो। आगे गाइस सेबी है, तो अब ये कुछ लेंदी टॉपिक्स हैं जिसको मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा, होपफुली तबीयत सही हो जाएगा। और बाकी तो वही, वीडियो को लाइक शेयर मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपना टेलीग्राम चैनल संकल्प आई है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ये देखो गाइस, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग सपोर्ट करो, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो और आप ही मोटिवेट करते हो वीडियो बनाने के लिए ना। तो आज ही बहुत सारे जब मैंने कमेंट्स देखे कि आप वीडियो नहीं आया, इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, फॉर इसके लिए मैं आप सभी से थैंक यू कहता हूँ ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपने सब्सक्राइबर्स भी ठीक ठाक ग्रो हो रहे हैं इस समय में, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।